हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि एनसीईआरटी की जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं ना, तो इसमें क्लास 6 to 12 तक का ये जो सीरीज है, और जिसमें हमने क्लास 6 और 7 एंड 8 की आपकी हिस्ट्री कवर कर दी है ना। हिस्ट्री कवर हो गई। ज्योग्राफी का चल रहा है, ज्योग्राफी का क्लास 7 का कवर हो गया। सॉरी, क्लास 6 का कवर हो गया, क्लास 7 चल रहा है जिसमें ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट दोनों को कवर किया जा रहा है। और क्लास 7 का टॉपिक नंबर आपका 4 है आज, जिसका नाम है वायु। मतलब आज हम बात करेंगे ईयर के बारे में। ईयर क्या होती है, कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, पृथ्वी का कौन कौन सी गैसें एटमॉस्फेयर में हमारे पाई जाती है, सारी चीज़ें देखेंगे। चैनल का अगर अभी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे रैंकर मेकर्स के साथ। आपको एनसीईआरटी यहाँ कंप्लीट 6 से लेकर 12 तक मिलेगी। हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको रैंकर मेकर जीएस करके आप सर्च करना, टेलीग्राम पे एक आपको चैनल मिल जाएगा। 70-80 लोग उसमें ऐड है, 89 समथिंग है। तो आपको वहाँ पीडीएफ भी हम डालने लगेंगे। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ हम उसमें प्रोवाइड कर दें। तो पहले चैनल को जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। देखिए, यूपीएससी का पैटर्न सेल्फ स्टडी है या कुछ भी आपको पता है। एनसीईआरटी मोस्ट कंपलसरी, हर किसी कोचिंग भी करने जाओगे 2 लाख फीस लेने के बाद भी कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ना। हाँ, एनसीईआरटी है ये। अब ये ध्यान रख लेना, आप सोच रहे मार्केट में जो मिल जाता है ना कि एनसीईआरटी के सार, मोटी सी बुक मिलती है, कुछ नहीं होता उसमें, सार आर कुछ नहीं होता है। ना तो उसमें सार होता है, केवल बाहर होता है कि मोटी सी बुक दिख रही। कोई मतलब नहीं। देखिए, जब तक एनसीईआरटी का मतलब ही क्या है इसको रीड करने का, वो एक बच्चे की तरह आपको एक स्टोरी के बेस से सारी चीज़ों को समझाते हैं। वहाँ पे थोड़ी उन्होंने डायरेक्ट फैक्ट लिख दिए, सब कुछ एनसीईआरटी से चुरा चुरा के उस पर क्या कर रहे हैं, बुक्स बना रहे हैं। कोई मतलब नहीं। लेकिन एनसीईआरटी यहाँ मूलभूत आधार अगर समझना है तो एनसीईआरटी को एक बार रीड जरूर करना। तो जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है आज का वायु, भैया। तो हम लोग रीड करते हैं। लिखा है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादर से घिरी हुई। ध्यान देना, घनी चादर मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा वायु पाई जाती है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी है बोल सकते हैं, वायु की घनी चादर से घिरी हुई, जिसे हम एटमोस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है कौन, वायुमंडल। एवं सूर्य की किरणों को हानिकारक जो प्रभाव से हमारी रक्षा करता है कौन, वायुमंडल। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप होकर जल सकते हैं। इतनी गर्मी, सनलाइट, इतनी डायरेक्ट रेज आती है कि हम जल सकते हैं, तो एटमोसफेयर से बचाव करता है। एवं रात के समय ठंड से हम जम सकते हैं। बताइए, तो रात में भी आप जम जाएंगे, क्या मतलब है। तो एटमोसफेयर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। यह वह वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। तो ये क्या है, वह वायु राशि है जिसे जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया। मतलब ज्यादा ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं, एटमोसफेयर के साथ चल रहा है। तो वायुमंडल का संगठन देखते हैं क्या है। संगठक की बात करेंगे। संगठन, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों से मिश्रण है। तो हम बोल सकते हैं वायुमंडल जो हमारा अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें कि आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी 2 गैसें जिसने वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। तो मोस्टली आपके सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हो जाएगी, फिर आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। हाँ, इसमें कार्बन भी है, हीलियम भी है, नियोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। ये 1% में समथिंग सब आ जाती है। अभी डिफाइन करेंगे, मैप बना है। तो इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद रहते हैं, है ना, दिखाई देते हैं। ये वृत्तरेख में दिखाया गया है कि जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों को प्रदर्शित किए गए हैं। तो नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। समझ रहे हो। तो हम लोग क्या सांस ले रहे हैं तो नाइट्रोजन जब इतनी एटमोसफेयर में पाई जा रही है तो अंदर भी चली जाएगी, फिर उसे बाहर निकालते हैं। तो परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन तो पाई जाएगी, और पौधे ही हम लोगों को ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो जब बाहर निकालते हो तो क्या लिखा था, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। समझ रहे हो? तो किससे लेते हैं, जो वायु से, देखो सीधे नाइट्रोजन नहीं ले, कितने अच्छे फैक्ट बता रहे हैं सीधे सा, कि वायु से सीधे नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। ये मृदा एवं कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। ध्यान देना क्या कह रहा है, मृदा हो या कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकेंगे। पौधे कीड़े मकोड़े से ही लेते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने एवं वायु ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं।
हरे पादपों या प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न होती है या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही ऑक्सीजन होता है। तो इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं, जैसे हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, CO2 लेते हैं, अभी सारा प्रोसेस बताएंगे कैसे क्या होता है, और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। तो जो हम लोग हैं, मनुष्य हैं या आपके जो जानवर हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं और इसको ग्रहण कौन कर रहा है? पेड़ पौधे कर रहे हैं। तो मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। ठीक है, पादपों मतलब पेड़ पौधे। जिससे वह संतुलन बना रहता है, परंतु संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। जैसे संतुलन तो नॉर्मल सा है, अगर हमारा एटमॉस्फेयर भगवान ने जितना भी जो चीजें बनाई है, नेचर ने, प्रकृति ने, वो सारी चीजें एकदम इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे, लेकिन हम जब अति कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, कोयला है, खनिज है, ये सब जला रहे हैं, जलाने से गड़बड़ा जाता है। वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम जलवायु को प्रभावित करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयतन बढ़ जाता है पृथ्वी पर, वो मौसम को प्रभावित करता है। साइड से चीजें देख लेते हैं, फिर इधर आते हैं। इसमें कार्बन के बारे में कुछ लिखा था, लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव समझ में आया क्या है? जो सनलाइट आ रही है, तो ये जो यहाँ पे सनलाइट तो आई, और इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे थी, ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर में सनलाइट तो चली जाती है, लेकिन उसकी ऊष्मा को वहाँ पे रोक के रखता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, CO2 को ऊपर। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से जो वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे हम भूमंडलीय तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके, हाँ, कमी हो जाएगी तो ठंडी भी बढ़ जाएगी, तो बैलेंस रहे वो ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में वैसे ही नेचुरल ने तो बैलेंस बनाया, बट हम लोग कार हैं, कारखाने, इनसे धुआं निकाल रहे हैं, तो उस वजह से बढ़ रहा है CO2। तापमान में वृद्धि तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। समझ में आया क्या? नहीं, कह रहा है कि तापमान में इस वृद्धि के कारण जो पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों में, मतलब जो ग्लेशियर जमे हुए हैं, वो पिघलने लगते हैं। अब जब वो पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर बढ़ेगा तो जो तटीय क्षेत्र हैं, उनके दिक्कत आएगी, वो डूबने की संभावना रहती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, एटमोसफियर चेंज होगा तो लुप्त तो हो ही जाएंगे जो उनके आवास है किसी। ये मैप बना था, देखो इसमें मैंने बताया था कि, तो इसमें देखो सीधा दिख रहा है, जो एक सर्किल बना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है आपका। सबसे ज़्यादा देख लेते हैं पहले, तो सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन है 78%, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 21%, फिर इसके बाद हम अगर देखते हैं तो आपका आर्गन आ जाएगा 0.93 ये, फिर चौथे नंबर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और अन्य गैसें जितनी भी हैं, और भी गैसेस हैं इसमें, हाइड्रोजन है या और भी है, तो वो आपके 0.04 पे। ठीक है, तो ये गैस का आपका जो आवरण था वो चीज़ें थी। चलिए आगे देखते हैं, क्या थोड़ा साइड से इधर भी कुछ दिया गया था, नेक्स्ट पेज में इसको देख लेते हैं। लिखा है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ध्यान देना, जब वायु गर्म होती है तो ये फैलती है, और जब ये हल्की हल्की होकर ऊपर उठती है। वायु ठंडी, सघन और भारी होती है। वायु कैसी होती है? ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। मतलब ठंडी वायु रहेगी तो नीचे रहेगी, इसलिए जो कोहरे रहते हैं वो नीचे की साइड रहते हैं हमेशा। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के जो क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। ध्यान देना क्या कह रहा है कि गर्म वायु
के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु, जो खाली स्थान हो जाता है ना कि गर्म वायु ऊपर उठ गई, तो ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। तो इस प्रकार को हम वायु चक्र, इस प्रकार से वायु चक्र चलता रहता है, वायु चक्र कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ आपके टॉप सोशलिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग की है कि वार्निंग अनस्टॉपेबल्स, ग्लोबल सन सनक्रीन्स लाइकली हैंड, है ना, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी ब्रिंग बैक जर्सिक्स इरा। तो एक इरा की पूरी बात कर रहे हैं, कैसे मैपिंग कट उसको बनाया गया है न्यूज़पेपर की कटिंग से। वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करते हैं कैसी। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों से विभाजित है। तो देख लेते हैं 5 परतें कौन सी भैया। पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, सबसे पहले आपका क्षोभमंडल आएगा, फिर समताप मंडल आएगा, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ये 5 परतें आपकी आ जाती है। कौन सा? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, चलिए क्षोभमंडल की बात करें तो यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, मतलब 13 किलोमीटर रहती है। जो हम अपने पृथ्वी से देखेंगे सौरमंडल की 13 किलोमीटर ऊंचाई पड़ेगी। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं सभी घटनाएं जैसे आपका वर्षा है, कोहरा है, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? तो क्षोभमंडल में होते हैं। अभी बाई मैप दिखाएंगे इसको कैसे। समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। पहले सौरमंडल आ गए थे, उसके ऊपर का भाग समताप मंडल लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। और यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग युक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो ध्यान देना, समताप मंडल में आपका हवाई जहाज उड़ता है। समताप मंडल एक समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन ओजोन गैस, मतलब ओजोन लेयर की परत होती है। परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ओके, मध्यमंडल की बात करते हैं तो मध्यमंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। मध्य मतलब बीच में, तीसरी परत है। ओके, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है, होती है। लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। जैसे ये अंतरिक्ष है, ये आपका मध्यमंडल है, तो यहाँ जो उल्कापिंड आ रहे हैं तो इसमें जैसे एंट्री करेंगे, इसको जो धूल उल के कण होंगे उससे टकरा के वो जल जाते हैं। बात करते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल क्या? वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला है। जो भी रेडियो संचार होता है वो इसी में होता है। किसमें? वायुमंडल में रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित कर देती हैं। तो ये रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर देती हैं। बहिर्मंडल की बात करें तो बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, को हम वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। क्या है? यहीं से आपका हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नीचे से देखते हैं, क्योंकि हमें बताया था क्षोभमंडल। तो पृथ्वी से पहले क्षोभमंडल को देखेंगे, 15 किलोमीटर लगभग जो आपकी पाई जाती है। फिर क्षोभमंडल आ जाएगा, वो 30 किलोमीटर लगभग रहता है। क्षोभमंडल के बाद जो समताप मंडल और क्षोभमंडल के बीच की परत रहेगी उसको हम क्षोभ सीमा कहेंगे। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट क्षोभमंडल में सबसे ऊंची चोटी है जो, तो देख रहे हो इस क्षोभ सीमा से करीब ही थोड़ी सी रह जाती है। समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर पाई जाती है। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की परत को हम क्षोभ सीमा कहेंगे। तो हमारे समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा से ऊपर हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल के। फिर समताप मंडल से समताप सीमा आएगी, फिर आपका मध्य मंडल आ जाएगा जिसमें आपके जो उल्कापिंड आ रहे हैं, धूमकेतु आ रहे हैं। मध्य सीमा आएगी, फिर आपका बाह्य वायुमंडल आएगा, फिर बहिर्मंडल आएगा। तो इसकी डिस्टेंस भी यहाँ लिखी थी, क्या देखा? 10 किलोमीटर क्षोभ सीमा, 20 किलोमीटर तक आपके ओजोन लेयर इधर सब पाई जाएगी। 30 किलोमीटर पे समताप मंडल है। 40 से 50 के बीच में, मतलब 45 पे समताप सीमा पड़ेगी आपकी। और 60 किलोमीटर पे आपका, 60-65 पे आपका मध्यमंडल।
मध्य सीमा की बात करेंगे तो 70 80 85 किलोमीटर पे पड़ेगा, 85 पे। और वायुमंडल जो है आपका 100 किलोमीटर। स्थानीय समाचार से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम में। चलिए आगे देखते हैं, मौसम एवं जलवायु। तो क्या आज वर्षा होगी, इस टाइप से हम सोच सकते हैं। कोई भी चीज़ों को सोचना रहता है कि क्या आज दिन साफ होगा। क्वेश्चन बना रहा है कि क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ हो गया या धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा कि क्या आज वर्षा ना हो जाए, है ना। क्या आज दिन साफ रहेगा, मैच होना है, धूप निकलेगी, इस टाइप की सोच रखते हैं। तो यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसकी स्पीकर है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। समझ गए ना। तो मस्तिष्क एक स्पीकर हो गया और हमारा शरीर एक रेडियो हो गया। अब मौसम क्या होगा, जो इसको नियंत्रण के बटनों को छेड़छाड़ करता रहता है। तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। क्या होता है मौसम, वायुमंडल की जो दिन प्रतिदिन या घंटे प्रति घंटे की जो स्थिति होती है, हम उसे मौसम कहते हैं, कह सकते हैं। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार या मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। मतलब समझ गए, किसी भी स्थान पर अगर दीर्घ काल तक कोई मौसम रहता है तो वो मौसम उस स्थिति उस स्थान की जलवायु को बताता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है। क्या अब आप समझ गए कि मौसम का और दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस साइट से देख लेते हैं क्या लिखा था। स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम में बदलाव अवलोकन करें। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के, अब ये इतना देख लीजिए, 2 अरबवां भाग का केवल एक भाग है। 2 अरब जो है ना, उसका केवल एक भाग ही प्राप्त करता है पृथ्वी। समझ रहे हो। तो अभी कितना ज्यादा टेम्परेचर और होगा उसका। बात करते हैं तापमान की। तो आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। और वायु में मौजूदा ताप एवं शीलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। समझ में, सिंपल से एक डेफिनेशन बोले, जो वायु में मौजूद तापमान या उसकी ठंडक या गर्मी को जो परिणाम आता है उसी को हम तापमान कहते हैं। तो वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ये ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्म होता है ना। आयतन की बात करें, आयतन क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है कि जो तापमान की वितरण को प्रभावित करता है, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे हम पृथ्वी पर रोक लेती है, आयतन कहलाता है। आतपन कहलाता है। क्या होता है, आयतन नहीं, सॉरी, आतपन है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तापमान आ रहा है उसको प्रभावित करता है सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। क्या, सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। क्या होती है, कि आतपन है जो सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। मतलब ये इक्वेटर है तो यहाँ पे तो ये बढ़ी रहेगी, ऊपर की ओर जाएंगे तो कम होगी, इधर जाएंगे तब भी कम होगी। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए कि होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके रहते हैं, क्योंकि वहां पे तापमान घटता जाता है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग पाती हैं। सिंपल सा है, क्योंकि फसल को क्या ना अपने हिसाब से मौसम चाहिए, आर्द्र भूमि चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिक तापमान हो जाएगा तो बहुत सारी फसलें गर्म हो जाती है, इस वजह से बहुत सी फसलें नहीं उग पाती हैं। गाँवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि गांव में तो पेड़ पौधे मिल जाएंगे, नगरों में आपको दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। सब कंक्रीट वाला एरिया रहता है, जमीन भी कच्ची नहीं मिलेगी, कंक्रीट बहुत जल्दी से गर्म होता है। दिन के समय में ऐसा फील्ड से बनी सड़कें एवं धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा
मुक्त हो जाती है। तो नगर की भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिसमें सनलाइट आई फिर उसको ऑब्जर्व कर लेते, फिर वो वापस नहीं जा पाती है, जाती है, लेकिन उसकी हीटिंग जो धीरे धीरे वहीं पे बनी रहती है। और जितना पॉल्यूशन रहता है उस वजह से, CO2 की वजह से वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ती है। साइड से देख लेते क्या था। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है और इसका आविष्कार है आपका एडेंसर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और इधर देख लेते, ये पिक्चर थी कुछ, ये देखो, ये तापमापी है, तापमान मापता है। ये पहली पिक्चर है जो ये वाली। और ये वायुदापी है, वायुदाप को मापता है। फिर यहाँ पे हम बात करें तो ये वर्षा मापी है, वर्षा की मात्रा रेन गेज जिसे कहते हैं, ऐसे मात्रा नापी जाती है। और यहाँ पे ये बात दिग्वर्ती मतलब पवन की दिशा दर्शाता है। जो यहाँ पे एक मुर्गा बैठा हुआ है वो बता देता है कौन सी दिशा में हवा चल रही, क्योंकि उसी का डायरेक्शन वैसे हो जाएगा। क्लियर। चलिए वायु दाब देखते हैं। यह जानकर आश्चर्य यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। मतलब हमारे शरीर पर ये उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, मतलब चारों डायरेक्शन से लग रहा है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। सिंपल, इधर से ये आ रहा है तो इधर से भी जा रहा है, इधर से आ रहा है तो इधर से भी जा रहा है। तो ये डायरेक्शन सबों को चारों तरफ से आ रहा भी और यहाँ से भी बल लगाया जा रहा है। तो इस वजह से हमारा शरीर क्या करता है, इसको अनुभव नहीं करता है कि ये बल लगाया जा रहा है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, समझ लेना किस पे, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। तो जो पृथ्वी है एक नॉर्मल सा, ये इस पे अब जो दबाव लगाया जा रहा है इसी को हम वायु दाब कहते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो दाब तेजी नीचे से गिरने लगेगा। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। हटा देते हैं इसको। तो वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु ताप द्वारा प्रभावित होता है। क्षैतिज की अगर बात करें तो क्षैतिज कैसा है कि उसके साथ उस डायरेक्शन में क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। समझ में आया कि नहीं, कि अधिक तापमान होगा तो वायु गर्म होकर ऊपर हल्की हो जाती है, ऊपर उठेगी। अब फिर इसकी जो स्पेस हो जाएगा उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं आएंगे तो निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ? बादल युक्त आकाश हो एवं नम मौसम के साथ ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मॉइस्चर। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, उच्च से निम्न की ओर। साइड से देखते क्या लिखा था। लिखा था कि आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, यद्यप वहां वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहनते तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को हम पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। तो अब पवन के बारे में रीड कर लेते हैं। क्या है पवन? पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। क्या से? ऊपर से नीचे की ओर हम बोल देंगे, या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्षेत्र की ओर गति को हम पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उठाती है ना, और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को
उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। तो पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। 3 उदाहरण सोच लीजिए। भाई छाता चलना लेके मुश्किल चलना रहता है, साइकिल से जा रहे हैं तब भी दिक्कत होती है? बहुत सारी प्रॉब्लम है। स्थानीय पवनों की बात करते तो स्थानीय पवनें क्या आती है अभी मैप भी बताएंगे आपको। तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें होती हैं। कौन सी? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है। इनको व्यापारिक पवनें या पश्चिमी पूर्वी पवनें कहते हैं, स्थानीय पवनें कहते हैं। अभी बताएंगे कैसे इसमें ग्लोब में कहाँ है। मौसमी पवनों की बात करें तो मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। जैसा मौसम आएगा, ऋतु चेंज होगी, वो अपनी दिशा बदल देती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें जो। स्थानीय पवनें की बात करें, ये पवनें किसी, देखो वो था स्थायी पवनें और ये स्थानीय पवनें। ये पवनें अपने किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन की किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर है ना, तो एक समय पे चलेगी स्थल और समीर, समुद्र किनारे की समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे हम लू कहते हैं, जो हमारे उत्तर भारत में चलती, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार इन सब में आ जाती है। और दूसरे एरिया में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल काल बैसाखी कहेंगे। चलिए ये ग्लोब देखते हैं। देखो ऊपर 90 डिग्री पे आपको उच्च दाब दिख रहा है ये, और नीचे दक्षिण पे भी उच्च दाब है आपका, 90 डिग्री वहां भी रहेगा। अगर हम ऊपर से देखें उच्च दाब से ही जब पवनें चल रही है, ये इनको ध्रुवीय पवनें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ध्रुवीय पवनें। ये अधो ध्रुवीय निम्न दाब तक चलती हैं। अधो ध्रुवीय निम्न दाब से अगर उपोष्ण उच्च दाब तक की बात करें यहाँ से, तो ये यहाँ पे आपके इस लाइन में क्या है, ये पछुआ पवन है, सनातन पछुआ पवन। ठीक है, तो ये कैसी चल रही है, ये डायरेक्शन है इसकी दिख रहा होगा आपको। जो पूरब से चल रही तो पूर्वी पवन है। देखो ये ऊपर से जो आ रही ना, ये पूरब से आ रही तो इसे पूर्वी पवन है। अभी पश्चिम से जा रही तो पछुआ पवन हो जाए। आप उपोष्ण उच्च दाब मतलब हॉर्स अक्षांश की बात करें तो हॉर्स अक्षांश आपको कर्क रेखा की ऊपर वाली रहती है और बीच की, ठीक है, हाँ हॉर्स पवन उनको कह देंगे। फिर हम मकर रेखा के और बीच के और कर्क रेखा के बीच जो भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोलड्रम बोलते हैं। डोलड्रम ये दक्षिणी व्यापारिक पवन है, दक्षिण में बोलेंगे, और उत्तरी व्यापारिक पवन बोलेंगे उत्तर में। बस मकर रेखा को कर्क रेखा पे, और बकाया सारी चीजें वही थी। तो क्या हुआ कि उच्च हमेशा ये कहाँ से आती है, ध्रुवों पे जो हवाएं, ध्रुवों से जो हवाएं आती हैं वो पूर्वी पवनें होती, दोनों गोलार्ध की बात कर रहे हैं। फिर अगर हम इनको बात करें कि अगर जो मकर रेखा से जाती है तो ये पश्चिमी पवनें हो जाती है, क्योंकि पश्चिम से ये जाती है मकर रेखा पे, ऊपर उधर कर्क रेखा पे। और बीच में जो अगर हम बात करें भूमध्य रेखा के पास में, तो फिर से ये वही आपकी क्या से पूर्वी दिशा की डायरेक्शन ले लेती, मतलब पूर्व से आने वाली होती, जिनको हम दक्षिणी व्यापारिक पवनें कहते हैं, और ऊपर वाली को उत्तरी व्यापारिक पवनें कहते हैं। क्लियर? प्रमुख वायुदाब पेटियां। चक्रवात प्राकृतिक आवेश की बात करेंगे तो क्या है देखते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है हमेशा भारत में। एक बात है, ये आपकी 17-18 अक्टूबर 1919 की को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। 29 अक्टूबर 1999 की बात है को एक अन्य महाचक्रवात आया। देखो हाल की बात है, थोड़े से 8-10 दिन बाद फिर से आया, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुक्ता पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय पोतकर से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे से वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन में पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घेरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई और चक्रवाती पवनों के कारण उठी जो ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं। समझ में आ रहा है कि जो चक्रवातीय पवनों के कारण उठी जो ज्वारीय तरंगें थी वो क्या थी, वो 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर तक ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गईं, जिसके कारण तैयार
खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ये देखो ये नुकसान हुआ था, ये ज्वार आए थे। ये चक्रवात द्वारा विनाश दिखाया जा रहा है आपको। फिर बात करते हैं कि 25 अक्टूबर 1919 की बात चल रही है। तो 25 अक्टूबर 1919 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट, अब पूर्वी पोर्ट ब्लेयर आप जब देखेंगे उसमें पूर्व की साइड पे पोर्ट ब्लेयर, उसी से आपके नीचे आपका थाईलैंड साइड जाओगे तो पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड, पोर्ट ब्लेयर कहाँ, अंडमान निकोबार, वहीं से नीचे जाओगे थाईलैंड। तो थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब 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 के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। उत्तर पश्चिम समझ रहे हो ना, ये डायरेक्शन में उत्तर पश्चिम दिशा में बड़ा गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे, कब, 29 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालूकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। कहाँ के, उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इसने लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय पोतकर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण पृथ्वी योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल जो सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूवृक्ष नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच क्षेत्र स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए थे। बताइए इतना तेज भयानक महाचक्रवात ये आया था। तो देखो ये कुछ जो हानियां होती हैं चक्रवात से या महाचक्रवात से, तो वो कॉमन रहती हैं, सारी चीजें आप हमेशा लिख सकते हैं। लेकिन विशेषकर जिस एरिया में आया वहाँ की कल्चर को, वहाँ के जो क्रॉप सिस्टम, जो सिस्टम रहता है फसल चक्र को, वो बताना रहता है। आर्द्रता की बात करते हैं। आर्द्रता क्या है, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है। क्या होता है, जल जब पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो इसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं से जल बूंदों का ही एक समूह होता है। ठीक है, जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये बरसड़ के रूप में नीचे गिर जाती है। समझ में आया कैसे बारिश होती है। हाँ, ये बाष्पीकृत किया जल को हल्के ले जाकर वहां पे बादल में छा गई, फिर ये धीरे धीरे और बड़ी हो जाती है, भारी हो जाती है, तो फिर ये वहां वायु में तैर नहीं सकती, उस वजह से बारिश के रूप में बरसर कराती है, नीचे आ जाती है। तो आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनकी इंजनों से निकलने वाली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। जो हम लोगों को दिखता है कि पीछे से रास्ता बनता जा रहा है, जहाज निकला था, तो वो कुछ देर तक बना रहता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बरसण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जितना भी भौम जल है वो वर्षा ही जल से होता है। भूमि के अंदर पाने जाने वाला बल। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, ये ध्यान देना। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। भाई, जब पहाड़ियों से पेड़ पौधे काट दोगे तो वहां पे वाटर रुकेगा नहीं, वो नीचे बहेगा, तो जिससे बाढ़ का कारण बन जाता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। एक संवहनी वर्षा होती है आपकी, दूसरी पर्वतीय वर्षा होती है, तीसरी आपकी चक्रवाती वर्षा होती है। तो वर्षा की पिक्चर देख लेते हैं। क्या ये आपको दिख रही तीनों? ये पहली है, ऊपर को गर्म वायु है, ऊपर की ओर जा रही है, ठंडी वायु नीचे की ओर आ रही है या बारिश के रूप में आ रही है। ठीक है, भारी हो जाती बूंदे, इसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं।
पर्वतीय वर्षा जो आर्द्र वायु है, मतलब उससे बादल किससे पर्वतों से टकराते तो बारिश वो नीचे आ जाती है, तो पर्वतीय वर्षा हो गई। गर्म वायु में संवहनीय वर्षा होती है। गर्म वायु जब ऊपर जाती है तो जो भारी बूंदें हो जाती है, हाँ, वो एकदम नीचे आएंगे नहीं, मतलब ये संवहनीय वर्षा हो जाएगी। तो पहला और तीसरे में तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे केवल गर्म वायु दिखा रही है, तो गर्म वायु ऊपर जा रही है और ठंडी वायु नीचे आ जाती है। गर्म वायु इसमें ऊपर जाएगी, इसमें भी ठंडी वायु एक विस्तार से नीचे आने लगती है। तो पौधों तब तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो वर्षण के दूसरे रूप जैसे हिम है, आपका सहिम है, वृष्टि तथा ओला भी होता है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो आराम से बता सकते हैं कि वायुमंडल, अभी हम लोगों ने जस्ट रीड किया कि वायुमंडल हमारी पृथ्वी जो चारों ओर से वायु की घनी जो चादर से घिरी हुई है ना, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? अभी पता है आपको, नाइट्रोजन 71% और ऑक्सीजन 21%। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? तो CO2 करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है, बताया था आपको। मौसम किसे कहते हैं? भैया मौसम वायुमंडल की जो प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है उसे मौसम कहते हैं। ध्यान देना, मौसम पूछा है ना, जलवायु नहीं पूछा है। तो दिन प्रतिदिन और प्रत्येक घंटे की जो स्थिति होती है उसे मौसम कहते हैं। वर्षा के 3 प्रकार बताइए कौन कौन से? तो संवहनीय वर्षा, अभी देखा हम लोगों ने, पर्वतीय वर्षा होती तो चक्रवाती वर्षा हो गई। ठीक है। वायु दाब क्या है? तो वायु दाब क्या होता है बता दीजिए आप। अभी तो बताया। हाँ, वायु दाब जो मतलब जिससे मौसम पे प्रेशर बनता है, वायु दाब बनता है। तो वही जैसे मतलब पृथ्वी पे जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठती जाती हैं, ठंडी हवाएं, या ऐसे समझ लो कि जो पृथ्वी पे वायु का जो भार बना रहता है उसी को हम वायु दाब कहते हैं, सिंपल शब्दों में। सही गलत बताना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है? आराम से आप बता देंगे कि ओजोन लेयर होती है वो हमारी। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो भैया क्षोभ मंडल होती है, क्षोभ मंडल या सौर मंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादलहीन है? तो कौन सी बादलहीन परतें होती है? समताप मंडल में बादल नहीं रहता है। तो वायुमंडल परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो तब वायुदाब क्या होता है? घटता है। चलिए आगे देखते हैं। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है हम क्या कहते हैं? भाई क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं ना, वृष्टि जो ऊपर से नीचे आती है। बस मैच द फॉलोइंग है। चलिए देखते हैं। व्यापारिक पवनों की बात करेंगे तो उससे किससे मैच करेंगे? तो ये आपका पहले का गा हो जाएगा। गा मतलब ये, इधर से देखिए, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसको मानसून कहते हैं। अच्छा, दूसरे का गा, लू लू गा, ठीक है, सही है। देखते रहना थोड़ा गलती ना हो। और सेकंड का घा हो जाएगा ना, घा कर का। मौसम पवन, तो पवन होती है, ठीक है। तीसरे का बोल सकते हैं पवन की क्षैतिज गति, जो हम व्यापारिक पवन बोलते हैं, अभी पढ़ा है आपको। और चौथे का जो ओजोन गैस की परत, लू की बात कर रहे हैं, तो लू क्या? सूर्य से आने वाली, ये गलत हो गया ना। ये सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसको हम लू भी कह सकते हैं। इसको इधर लगा दीजिए। पवन क्या है? मौसमी पवन है। व्यापारिक पवन है, पवन की क्षैतिज गति हो गई है। और ओजोन की गैस की परत से कोई यहाँ मतलब नहीं। स्थानीय पवन को हम लू कह देंगे। वो हर जगह वो नहीं रहता है, लेकिन अब वो कहीं कहीं है स्थानीय पवन है, ठीक है। उस हिसाब से इसको मैच करना। ये ऐसे समझ सकते हैं, जो व्यापारिक पवन है तो वो आपको स्थायी पवन हो जाएंगे। फिर से देख लो एक बार। व्यापारिक पवने हैं आपकी जो इस
स्थायी पवन हो जाएगी ये वाला। ठीक है, लू की बात करेंगे तो लू है जो आपका वो स्थायी स्थानीय पवन हो जाएगा। ये हो गया था, गड़बड़ हो रहा था। है? व्यापारिक पवन पवन स्थायी पवन और लू स्थानीय पवन हो जाएगा। मानसून की अगर बात करें तो मानसून है वो आपका मौसमी पवन हो जाएगा, मौसमी पवन ये वाला। और पवन नॉर्मल पवन की बात करेंगे तो वो आपका पवन की क्षैतिज गति को हम पवन कहते हैं, ये वाला। ये एक्स्ट्रा दिए रहते हैं ना, इस वजह से कंफ्यूज, वो सेम सिमिलरिटीज वैसे ही दिख रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारण बताइए, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, बताइए क्यों। तो क्योंकि आर्द्र दिन में वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वायु में गीले कपड़ों से आर्द्रता सूखने की क्षमता कम होती है, यानी कि वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती है, क्यों। क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है, और जबकि ध्रुवों की ओर ये किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से। आओ करके देखें। चलिए ये अपने लिए नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को और बताते हैं एक्स्ट्रा कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो फैल कर पृथ्वी से जो विकिरित ऊर्जा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती, शुरू में पढ़ाया था, इसलिए इसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। बाएं से दाएं तक ये चीजों को आपको रीड करना है कि एक भारतीय पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने का असाधारण गुण रखता है, बताइए कौन सा रहेगा। वायुमंडल में मौजूद अच्छा क्या है ये, एक से इनको लाइन से लगाना, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं। जल वायु की मात्रा में क्या है, चलिए ठीक रहने दो उसको। ठीक है, ये एक्टिविटी थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को आई होप ये सीरीज पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें रैंकर मेकर के साथ। ये हम लोग क्लास 7 का देखो एनवायरनमेंट का चला रहे हैं। एनवायरनमेंट के साथ साथ आपका ज्योग्राफी भी इसमें कवर